नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, अभी कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वन डर लेयन ये भारत के दौरे पर आई थी। पीएम मोदी से इन्होंने मुलाकात की और भारत और ईयू के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बहुत खास बात हुई है। खास इतनी है कि आप समझो 17 साल पहले जो डील हो जानी थी वो डिले होते होते अब अंतिम पड़ाव पर आई हुई है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मायने क्या हैं, इससे फायदा क्या होगा भारत को, इससे फायदा क्या होगा यूरोप को, इसको आज की वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी, तो आप लोग केयरफुली देखिएगा और आपको जो जियो पॉलिटिक्स है वो भी समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। खैर, भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का टारगेट रखा है। कब तक का? इस साल के अंत तक। वर्ष 2025 के एंड होते होते साइन हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, ट्रम्प पुतिन ना पगलाए तो। ठीक है ना? और ये 17 साल बाद ऐसा होगा, क्योंकि 17 साल पहले एक बार ऐसी पहल हुई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो चीजें डिले हो गई। तो वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आपको यूरोपियन यूनियन को समझना होगा कि यूरोपियन यूनियन है क्या। यूरोपियन यूनियन दोस्तों यूरोप के कुछ देशों का एक संगठन है। कुछ बोले तो कितना? कुछ बोले तो 27। आज के टाइम पर 27 है, मतलब एक ब्रिटेन अलग हो गया। ब्रिटेन एग्जिट हुआ जब, तो उसे ब्रेग्जिट के नाम से जाना गया। BREXIT। जैसे अभी आप सुनते हो कि डोनाल्ड ट्रंप कभी WHO से खुद को बाहर कर ले रहे हैं, कभी पेरिस जलवायु समझौते से खुद को बाहर कर ले रहे हैं। बात चल रही है कि नाटो और यूएन से भी हो सकता है बाहर हो जाएं। इस पर मैं वीडियो लागूंगा आपके लिए, है ना, कि अभी एलन मस्क ने कहा है कि भाई नाटो और यूएन से बाहर हो जाना चाहिए यूएसए को, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ऐसे ही एक समय वहां की राजनीति में, ब्रिटेन की राजनीति में या कहें यूनाइटेड किंगडम की राजनीति में ये बात चल रही थी कि भाई ब्रिटेन को एग्जिट हो जाना चाहिए यूएन से। ये मुद्दा खूब गर्मा गर्मी हुआ और यहाँ तक की सत्ता भी बदल गई। तो बोरिस जॉनसन उस टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और उनके ही टाइम पर 2020 में ब्रिटेन जो है ये एग्जिट हो गया। ब्रिटेन का एग्जिट होना यही ब्रेग्जिट कहलाया। ब्रेग्जिट मुद्दा बहुत बड़ा था। तो यानी कि यूरोपियन यूनियन का आपको ये मैप दिख रहा है, इसमें अब ब्रिटेन नहीं है यानी यूके नहीं है, बाकी इसमें 27 देश हैं वर्तमान में। ठीक है ना? इसकी स्थापना 1993 में हुई थी मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत, और इसमें 20 देश जो हैं उनकी सेम ही करेंसी है, वो करेंसी है यूरो। आपने सुना होगा ना अक्सर कि भाई फ्रांस की मुद्रा यूरो है, इटली की मुद्रा यूरो है ना? बहुत सारे देशों की आप सुनते हो तो मुद्रा यूरो आती है वहां पर यूरोपीय देशों में। तो ऐसे 20 देश हैं जिनकी ऑफिशियल करेंसी सेम है, यूरो ही है ना? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें ये लोग यूरोपियन यूनियन लोग आपस में डील कर रखे हुए हैं, समझौते कर रखे हैं। अभी मैं पूरा एक एक करके बताऊंगा कि क्या क्या पॉलिसीज पर ये लोग सेम रुख रखते हैं, समान अपना व्यवहार रखते हैं आपस के लिए। मतलब इनमें ऐसा है ना कि आप सुबह में उठो, चले जाओ दूसरे देश में, शाम तक वापस आ जाओ अपने घर, अगले दिन फिर आप जा करके जॉब करके वापस आ सकते हो। ऐसा है, मतलब कोई भी बॉर्डर के को लेकर के कोई भी इतना सख्त रुख नहीं, कोई भी वीजा वगैरह इन सब नहीं बनवाना पड़ेगा। बहुत सारी नीतियां, बहुत सारी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, मानव अधिकार को लेकर के, तकनीकी को लेकर, सुरक्षा, पर्यावरण, आव्रजन, व्यापार मानकों पर एक समान नियम इनके लागू होते हैं यूरोपियन यूनियन के इन 27 सदस्य देशों के बीच में। इन 27 सदस्य देशों में आप देखोगे तो इस प्रकार से आपको ये मैप में आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैं आपको और क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इसी में बताता हूँ। पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये बड़े बड़े देश हैं, फिनलैंड है, स्वीडन है। ठीक है ना? और इधर रोमानिया है। अब मतलब आप ये इधर यूके को अगर हटा दो, यूके की बात ना करो, तो इधर आयरलैंड ये भी इसमें है, स्पेन है, ठीक है ना, इटली है, बुल्गारिया है, ये सभी 27 देश इसमें टोटल कुल मिलाकर के अभी आज के टाइम पर हैं। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब इसमें यूरोपियन यूनियन चूंकि एक में है, यूरोपियन यूनियन की अगर बात होगी तो मतलब इन सब की बात हो रही है। तो अगर हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन से कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन सब से कर रहे हैं, है ना? तो इन सब में वही वही नियम, वही वही चीजें लागू होगी, वही वही पॉलिसीज लागू होगी जो हम लोग ईयू से डील करा लेंगे। तो इनकी एक प्रॉपर अध्यक्ष होती हैं इस संगठन की, और वो जो कहती हैं वही इन देशों में वही नीतियां लागू होती है। क्लियर है? ये इतना बात समझ में आई। अब आगे और समझेंगे कि किन किन मुद्दों पर समझौता हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, साथियों, अपनी मंथली मैगजीन जो आती है हर महीने की, वो आ गई है। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। जिन जिन स्टूडेंट को चाहिए तो ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से तैयार कराई जाती है। आपका 350 क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नोत्तर माध्यम में ये आपको मिलता है।
और इसका डेमो पीडीएफ भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप जा करके डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। मात्र 20 रुपए में ये होता है और इस ई बुक में आपको पूरे महीने भर का कंटेंट मिल जाता है एक साथ। तो आपको करंट अफेयर का बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है। 100% मुहर लगा के गारंटी के साथ आपका कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये जो भी लोग एग्जाम दिए हुए हैं, अपने जो स्टूडेंट हैं, उनसे भी आप फीडबैक ले सकते हो। खैर, आपको एक बार जा करके डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपको आइडिया लग ही जाएगा किस लेवल का इसमें कंटेंट होता है। कोई भी इसमें न्यूज़ आर्टिकल वगैरह फर्जी का कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता है, बाकायदे एक-एक लाइन लिखी जाती है और उसके बाद उसका भी उसमें फैक्ट होता है, फर्जी लाइन कोई नहीं रहती है। तो ये इस एमजेटी ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो, अपना खुद का ऐप है और इसमें अपने द्वारा तैयार कराई गई ई बुक है। ठीक है जी, आते हैं भारत ईयू फ्री ट्रेड डील पर कि अब इस डील में किससे किसका फायदा होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, भारत और यूरोप के बीच में ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और रक्षा सहयोग पर 17 साल से ये रुका था मामला और अब जाकर के एकदम फाइनल पर आ गया। अभी साइन नहीं हुआ है, फाइनल पोजीशन पर आ गए हम लोग और इस साल के अंत तक साइन हो जाएगा, ऐसी पूरी पूरी उम्मीद है। इसके लिए आप ये आर्टिकल देख सकते हो, डील बाय एंड ऑफ द 2025। तो इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी व्यापार समझौते की। 2013 में आकर के ये बातचीत रुक गई क्योंकि ईयू को लगा कि नहीं, हमें फायदा नहीं होगा उतना। दोनों की अपेक्षाएं अलग अलग थी। जून 2022 में एक बार फिर से प्रक्रिया को शुरू करने की कोशिश की गई और 2025 तक इसे फाइनल करने का टारगेट रखा गया है कि इस साल के एंड तक हो जाएगा। अब इसमें किन किन क्षेत्रों में बातचीत होगी? इसमें ट्रेड और निवेश को, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर के भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार में प्रवेश, एक्सेस आसान हो जाएगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भारतीय जो स्टार्टअप्स हैं, टेक कंपनियां हैं, इनको यूरोप में अच्छे से ईयू का सहयोग मिलेगा और उसमें हो सकता है टैरिफ वगैरह भी काफी हद तक, टैरिफ क्या मतलब, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो फ्री ही हो जाएगा। देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुफ्त में हो जाएगा, मतलब कि लगभग ना के बराबर आपको देना पड़ेगा ट्रेड टैक्स, ठीक है ना, या कहें जिसे टैरिफ कहते हैं, ट्रेड टैरिफ जो सीमा शुल्क होगा हिंदी में कहें तो लगभग ना के बराबर हो जाता है, कुछ देशों के लिए फ्री भी रहता है बिल्कुल। तो ये सब जब फ्री हो जाएगा तो भारतीय कंपनियां ज़्यादा एक्सेसिबल होंगी यूरोप में। अभी देखो क्या हुआ है ना, ये डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट आप ये समझिए कि अमेरिका ने अभी एक प्रकार से रेसिप्रोकल टैरिफ लगा करके भारत को चौंकाया, तो भारत अपना दूसरा जगह देखेगा ही। भाई आप देखो, भारत वहां पर जितने हिसाब से टैक्स लगा रहा था, अमेरिका ने कहा कि हम भी अब उसी लेवल का टैक्स लगाएंगे, उसी लेवल का टैरिफ लगाएंगे। तो भारत ज़्यादा टैरिफ लगा रहा था, अब वो भी अलग अलग क्षेत्रों में ज़्यादा टैरिफ लगाने लगेगा अमेरिका। तो यानी कि वो मार्केट अपने लिए कॉस्टली हो जाएगी। वहां पर अपना प्रोडक्ट जब जाएगा तो वहां के टैरिफ को लगने के बाद और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो अपना सामान हो सकता है ना बिके उतना, क्योंकि चाइना वाले और कम में ले जा करके पहुंच रहे हैं वहां पर, है ना। तो हो सकता है वहां पर वो चीज़ें ना बिक पाए उस लेवल का, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरी मार्केट की तलाश करेंगे। ईयू वही दूसरी मार्केट है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना। तो यानी एक प्रकार से ट्रंप को इसका झटका भी लगेगा। हालांकि ट्रंप तो अभी ताव में है, ऐस में है कि नहीं भाई, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें इंडियन मार्केट की उतनी जरूरत नहीं है, जितना वो लगाएंगे टैरिफ उतना हम भी लगाएंगे, उनके बिना भी हम रह सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि तुम उतनी कब तक रह पाओगे। मतलब आप देखो कि जब आपके पास से सभी जो विक्रेता है आपके गांव में, अगर मान लो आपको गांव है और सभी विक्रेता आकर के बेच रहे हैं सामान, अचानक से कह दो कि नहीं हम टैरिफ बढ़ा देंगे, अगर गांव में एंट्री किए तो ज़्यादा पैसा लेने लगेंगे, तो अचानक सब आपके यहाँ आना बंद कर देंगे, दूसरी दूसरी जगह जाने लगेंगे। आप कहोगे नहीं हमारे पास बहुत पैसा है, हम अपना खर्च देख लेंगे, अपने गांव को देख लेंगे। कब तक देख लोगे? कुछ साल, 10 साल, 20 साल, फिर उसके बाद आपके नागरिक जो हैं वो विद्रोह पे उतर आएँगे। भाई बगल वाले गाँव में ये चीज़ें इतनी सस्ती मिल रही है, आपके यहाँ ये चीज़ें महँगी हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको खुद से प्रोडक्शन करने का कोशिश कर रहे हो ज़बरदस्ती का। आपका भौगोलिक प्रदेश उस हिसाब का नहीं है। आप उतना गेहूँ वहाँ नहीं उपजा सकते हो जितना भारत में उपजाओगे, है ना? मतलब कि हर जगह का भौगोलिक परिस्थितियाँ भी होती हैं। खैर, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात हो गई। ग्रीन ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी में भी, स्वच्छ ऊर्जा में आप देखते हो ग्रीन एनर्जी को लेकर के यूरोप जो है ये ज़्यादा सजग है। और ट्रंप भाई अगर बात करें अमेरिका की, तो ये तो आते ही पेरिस जलवायु समझौते से खुद को बाहर कर लिए, तो कहे कि जलवायु वलवायु मतलब हमसे कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ ये कहे कि भाई जितना मन हो उतना तेल को निकालो, तेल का दोहन करो, क्रूड ऑयल का। तो मतलब ग्रीन एनर्जी जो ईवी को लेकर के सब लोग ज़्यादा फोकस कर रहे थे, कहे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल छोड़ो, पेट्रोल डीजल निकालो, और मतलब कि क्रूड ऑयल निकालो जिससे पेट्रोल डीजल बने। और डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत और ईयू मिलकर काम करेगा। डिफेंस और सिक्योरिटी में कहीं न कहीं भारत ही मदद करेगा यूरोप की, क्योंकि यूरोप वाले ना अपने आप को बहुत सादगी पसंद मानते हैं। वो कहते हैं कि डिफेंस विफेंस हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम नाटो के मेंबर हैं, हमको अमेरिका सपोर्ट कर देगा। लेकिन
अब हो रहा है जियोपॉलिटिकल मूव। वो हो क्या रहा है कि अमेरिका में सुगबुगाहट उठ रही है कि हो सकता है कि अमेरिका नाटो से बाहर हो जाए। अमेरिका सबसे ज्यादा फंड देता था, मतलब आप समझो कि नाटो को ऑपरेट ही अमेरिका कर रहा था, बस ये यूरोप वाले देश उसमें बस अपना नाम रजिस्टर करवा करके अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करके बैठे थे। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि हम बाहर होना चाहते हैं। अगर वो बाहर हो जाता है, अभी तो सुगबुगाहट चल रही है, अगर वो बाहर हो जाता है तो यूरोप को खतरा रहेगा कि अपने डिफेंस को लेकर के वो क्या करें, किसकी तरफ जाएं। भारत के पास पिनाका मिसाइल जैसी डिफेंस सिस्टम है, इक्विपमेंट है, और भी बहुत सारी चीजों में भारत ऑलरेडी काम कर रहा है। तो ऐसे में भारत कहीं ना कहीं यूरोपियन देशों की मदद कर सकता है आगे चलकर। हालांकि कहीं ऐसा ना हो फिर से वही कि यूरोप से क्रूड ऑयल खरीद करके इनको रिफाइंड ऑयल बेच रहे हैं यूरोप वालों को, ठीक है ना, सैंक्शन के बाद। और अभी फिर आगे क्या हो डिफेंस के मामले में कि ये रसिया से हम लोग खरीद रहे हैं, उल्टा आप लोग अपना बना करके दे रहे हैं इनको यूरोप वालों को। चलिए, टू मच फन देखने को मिलेगा। चलिए, तो भारत को मिलेगा यूरोपियन मार्केट में आसान एक्सेस, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट्स के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर कम होंगे। यूरोपीय कंपनियों को अब यूरोप को क्या फायदा होगा, यूरोप यूनियन के जो सदस्य हैं उनको क्या फायदा होगा, इनको भारतीय मार्केट में एक्सेस मिलेगा। भारत दोस्तों दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है। भारत में पॉपुलेशन है तो फिर समझ लो कि खर्चे हैं या फिर मांगे हैं, डिमांड्स हैं तो उनकी सप्लाई जो भी करेगा उनके लिए ये बेहतर मार्केट होगा। चाइना देखो, चाइना लगभग भारत के ही भरोसे कितना आगे बढ़ गया। चाइना की दो मार्केट हैं सबसे बड़ी, एक अमेरिका और एक भारत। दो के भरोसे ये दुनिया के सभी देशों में अपना मार्केट बंद कर दे, केवल इन दो देश में चलाए, तभी भी चाइना सुपर पावर बन जाएगा आने वाले कुछ सालों में। आप सोचो कि हम लोग चाइना से 118 बिलियन डॉलर का पर ईयर ट्रेड करते हैं। इसमें हम लोग खरीदते हैं 111 बिलियन डॉलर का लगभग में, ठीक है ना, और बेचते हैं 9-10 बिलियन डॉलर के आसपास में। अब आप सोचो चाइना को 111 बिलियन डॉलर का सामान उससे खरीदते हैं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को के साथ तकनीकी साझेदारी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि भारत मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है। ग्रीन एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के मौके बढ़ेंगे, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन को भी फायदा होगा। भारत की जैसे यूपीआई टेक्नोलॉजी हुआ जिस पर फ्रांस और भी यूके जैसे देश बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, तो यूपीआई भी ग्लोबलाइज और अच्छे से हो पाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें भारत के भी यूरोप में, और यूरोप वाले भारत का फायदा उठाएंगे, ठीक है। भारत और यूरो का रक्षा समझौता अगर बात करें, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में है, अगर देखें इंडो पैसिफिक क्षेत्र मतलब हिंद प्रशांत महासागर का जो रीजन है, इस रीजन में चाइना का दबदबा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में यूरोप का अगर साथ मिल जाएगा भारत को, तो यूरोप में देखो अब जर्मनी मिल जाएगा, फ्रांस मिल जाएगा। तो जर्मनी वगैरह से ना सबमरीन हुआ या फिर बहुत सारी चीजें हैं, इसमें इसकी टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाएगी। तो भारत भी यहाँ से हिसाब से अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा, इंडो पैसिफिक रीजन में अच्छा दबदबा बना पाएगा। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत और ईयू के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष में रक्षा सहयोग बढ़ा पाएंगे। जापान और साउथ कोरिया ये ऑलरेडी ईयू के साथ हैं, तो भारत भी जुड़ जाएगा तो ये भी हो जाएंगे। वैसे भी आप जानते हो कि क्वाड एक मेंबरशिप चलती है अपनी, मतलब क्वाड का ग्रुप चलता है अपना। क्वाड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए है। तो इस क्वाड के जरिए भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मजबूती से खड़े तो हैं चाइना के खिलाफ, ठीक है। लेकिन क्वाड अब देखो, अमेरिका एकदम उथल पुथल मचा करके रख दिया है, हर जगह अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जो बाइडेन थे तब क्वाड थोड़ा सा लूज भी पड़ा था, क्योंकि वो थोड़ा चाइना के झुकाव में वाले माने जाते हैं। ट्रम्प आए हैं, अब उम्मीद है, देखो ट्रम्प के ही टाइम पर दोबारा से जिंदा किया गया था क्वाड को। उम्मीद है कि क्वाड थोड़ा सा और मजबूती से अपना पक्ष रखेगा, लेकिन अब देखना होगा क्या होता है। ट्रम्प तो इस बार बिल्कुल बदले बदले नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें तो दूसरी जिंदगी मिली है। तो खैर, ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वांडर लेयन जो है, ये भारत और यूरोप को जमीन, समुद्र और अंतरिक्ष में मिलकर सुरक्षा मजबूत करेंगे, ठीक है जी। तो इससे चीन की बढ़ती गतिविधियों पर हम लोग थोड़ा सा उनको काउंटर कर सकेंगे। तो ये था फायदा भारत और ईयू के बीच में, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है तो। लेकिन अगेन मैं फिर से बता रहा हूं कि अभी यूरोप में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। अभी आप देख रहे हो पूरा यूरोप इकट्ठा हो रहा है ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ और रसिया के खिलाफ। अमेरिका और रसिया एक तरफ हो रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सी चीजें बदल सकती हैं, हो सकता है ये भी फिर से डिले हो जाए, क्या पता, है ना। जैसे कि आपने देखा था कि G20 जब इंडिया होस्ट किया था, तो हम लोगों ने एक नया जो है कॉरिडोर सुझाया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर।
ये क्या हुआ था? ये हुआ कि बस चलेगा और बढ़िया से हम लोग अपना व्यापार जो है बहुत तेज़ी से करेंगे इंडिया से ना, मिडल ईस्ट में पहुँचाएँगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीता पता लगा इज़राइल हमास का वार छिड़ गया और बीच में इज़राइल ही पड़ता था, तो ये फिर ठंडे बस्तर में चला गया। इसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, आजकल जियोपॉलिटिक्स गतिविधियाँ बहुत तेज़ी-तेज़ी से बदल रही हैं और देखते हैं आपका क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस पर। और हाँ, ऐसी ही अगर चीज़ें आसान भाषा में समझना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को आपको बहुत ही सहज और सरल तरीके से समझाने का। आप सब्सक्राइब करके इसको शेयर भी कर देना, जो भी जिनको लगता है आपकी नज़र में कि उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, आपके भाई-बहन, सगे-संबंधी, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बाकी ई-बुक जिनको लेना है मंथली मैगज़ीन, वो अब अवेलेबल है एमजेटी ऐप पर, जाकर के उसे परचेज़ कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।